नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे मामले की तह तक जाने वाले हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हम बात कर रहे हैं त्विषा शर्मा केस की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक बेहद नाटकीय कानूनी लड़ाई चल रही है और अब तो इस मामले में अचानक सीबीआई की एंट्री भी हो गई है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं लेंगे, बल्कि सिर्फ तथ्यों और अदालत में पेश की गई दलीलों के आधार पर इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद इस जटिल कानूनी लड़ाई की हर परत को बिल्कुल स्पष्टता के साथ आपके सामने रखना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के गहराई से इस मामले को समझते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम किन मुख्य बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले हम हाईकोर्ट में चल रही मौजूदा लड़ाई को देखेंगे। उसके बाद उस विवादित अग्रिम जमानत पर चर्चा करेंगे जिसने इतने सवाल खड़े किए हैं। फिर हम उन अहम सबूतों और चैट्स की बात करेंगे जिन्हें कथित तौर पर अनदेखा कर दिया गया। इसके अलावा क्राइम सीन को किस तरह हैंडल किया गया उस पर नजर डालेंगे और अंत में संस्थागत पक्षपात के जो गंभीर आरोप लगे हैं उन्हें समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, हाईकोर्ट की कानूनी लड़ाई। अब देखिए, मामले की गंभीरता और इससे जुड़े विवाद इतने बढ़ गए थे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने अब पूरी जांच अपने हाथ में ले ली है। मृतका के पति समर्थ सिंह की कस्टडी अब सीबीआई के पास है और उनकी रिमांड जारी है। वहीं दूसरी तरफ त्विषा का परिवार एक निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए आरोपी सास की जमानत को हाईकोर्ट में कड़ी चुनौती दे रहा है। इस हाई प्रोफाइल सुनवाई को गहराई से समझने के लिए हमें अदालत में मौजूद मुख्य किरदारों को जानना होगा। अदालत में जस्टिस देव नारायण मिश्रा इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। त्विषा के परिवार की ओर से देश के जाने-माने क्रिमिनल लॉयर सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा पैरवी कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को किसी भी तरह रद्द करवाना। यकीन मानिए, अदालत के भीतर ये एक बेहद ताकतवर कानूनी आमना-सामना है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने शायद सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए हैं, वो है विवादित अग्रिम जमानत। इस पूरे मामले में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा खटकती है तो वो है इसका टाइमलाइन। सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत में जो सिलसिलेवार ब्यौरा दिया है वो काफी हैरान करने वाला है। 12 मई की आधी रात को यह दुखद घटना घटती है। 13 मई की सुबह इनक्वेस्ट नोटिस यानी मौत की शुरुआती जांच की सूचना कथित तौर पर परिवार को बहुत ही देर से भेजी जाती है। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि एफआईआर दर्ज होने में 3 दिन लग गए। 14 से 15 मई के बीच एफआईआर होती है और उसी 15 मई को बहुत ही जल्दबाजी में अग्रिम जमानत भी दे दी जाती है। एफआईआर दर्ज होने में इतनी सुस्ती और जमानत मिलने में इतनी फुर्ती, यही वो विरोधाभास है जो लूथरा की दलीलों का सबसे बड़ा आधार बना हुआ है। इसी टाइमलाइन के आधार पर लूथरा ने अदालत के सामने कुछ बहुत ही गंभीर प्रक्रियात्मक खामियों यानी प्रोसीजरल लैप्सेस का जिक्र किया। उनका तर्क सीधा सा है कि माता-पिता को समय पर इंक्वेस्ट की जानकारी क्यों नहीं दी गई। ये तो सीधा-सीधा नियमों का उल्लंघन है। और जरा सोचिए, जिस आरोपी ने जांच में हिस्सा तक नहीं लिया उसे निचली अदालत ने जमानत कैसे दे दी? क्रिमिनल लॉ में ऐसा होना बहुत ही असामान्य माना जाता है। इसके अलावा केस डायरी में भी कई बड़ी विसंगतियां पाई गई हैं। क्या स्थानीय पुलिस के सही इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई शुरुआती जांच पूरी हो सकती है? अदालत में अभी यही बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चलिए अब बात करते हैं उन सबूतों की जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। अनदेखे सबूत और चैट्स। मेरा दम घुट रहा है। अदालत में जब ये व्हाट्सएप मैसेजेस सबूत के तौर पर पेश किए गए तो माहौल वाकई बेहद गंभीर हो गया था। त्विषा ने कथित तौर पर अपनी मां को ये संदेश भेजे थे। इन मैसेजेस में वो अपने पति के बर्ताव से खौफजदा लग रही थीं और अपनी मां से गुहार लगा रही थीं कि वो उन्हें वहां से निकाल लें। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं है, बल्कि उस गहरी मानसिक पीड़ा और डर का अक्स है जिसका सामना त्विषा कथित रूप से अपने आखिरी दिनों में कर रही थीं। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि कानून की नजर में इन सबूतों के आखिर क्या मायने हैं। देखिए, जब शादी के महज 7 महीने के भीतर इस तरह की कोई असामान्य मौत होती है तो दहेज हत्या यानी डाउरी डेथ की कानूनी धारणा, जिसे लीगल प्रिजम्पशन कहते हैं, वो स्वतः ही लागू हो जाती है। सिद्धार्थ लूथरा का बहुत ही कड़ा आरोप है कि निचली अदालत ने इन गंभीर चैट्स और पैसों की कथित मांग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उनका तर्क है कि निचली अदालत ने बस अपनी सहूलियत के हिसाब से एक वाक्य उठाया, सारा दोष पति पर मढ़ दिया और सास को आसानी से जमानत दे दी। यहां से मामला थोड़ा और भी तकनीकी हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्राइम सीन मैनेजमेंट की तरफ। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है जो आरोपी सास गिरिबाला सिंह के बैकग्राउंड से जुड़ी है।
वो एक 63 वर्षीय पूर्व जज हैं जिन्होंने फोरेंसिक साइंस और क्राइम सीन मैनेजमेंट में बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली हुई है। और यही वो बिंदु है जिस पर लूथरा सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। उनका तर्क है कि ये कोई मामूली बात नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे क्राइम सीन को बारीकी से मैनेज करने की कानूनी और वैज्ञानिक समझ हो, उसकी इस घटना के वक्त वहां मौजूदगी सबूतों के साथ कथित छेड़छाड़ के आरोपों को और भी ज्यादा पुख्ता बनाती है। जरा सोचिए, अगर किसी घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो एक आम इंसान क्या करेगा? वो तुरंत पास के अस्पताल जाएगा या 1 मिनट की दूरी पर मौजूद पुलिस स्टेशन को खबर करेगा? लेकिन उस रात आरोपियों ने कथित तौर पर क्या किया? उन्होंने एम्बुलेंस बुलाने में काफी देरी की, स्थानीय पुलिस को समय रहते नहीं बताया, और तो और पास के अस्पताल जाने के बजाय वो काफी दूर स्थित एम्स भोपाल चले गए। अदालत में अब यही तर्क दिया जा रहा है कि ये असामान्य कदम कोई गलती नहीं बल्कि जानबूझकर उठाए गए थे ताकि क्राइम सीन को कॉम्प्रोमाइज किया जा सके। और यही बातें हमें हमारे आखिरी और सबसे गंभीर बिंदु की ओर ले जाती हैं, संस्थागत पक्षपात के आरोप। सिस्टम की कथित विफलता को लेकर वकील ने अदालत में बहुत ही विस्फोटक दावे किए हैं। बताया गया है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी आरोपी 12 मई से 15 मई तक बड़े आराम से उसी घर में रहे। यही नहीं, जमानत मिलने के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कथित तौर पर मृतक पीड़िता को ही अपमानित करने और बदनाम करने की कोशिश की गई। इस पूरी बहस का सबसे बड़ा और संगीन आरोप ये है कि राज्य मशीनरी मिलीभगत कर रही थी। लूथरा का साफ तौर पर तर्क है कि रसूखदार आरोपियों को बचाने के लिए सिस्टम ने कथित रूप से एक पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया, और शायद यही वजह है कि अब सीबीआई को इस मामले की कमान संभालनी पड़ी है। तो अंत में ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कानून की रक्षा करने वालों पर ही उसे अपने फायदे के लिए तोड़ने मरोड़ने के आरोप लगने लगें, तो हमारी न्याय प्रणाली की अखंडता पर कैसे भरोसा किया जाए? फिलहाल ये पूरा मामला सीबीआई की सघन जांच के दायरे में है और माननीय उच्च न्यायालय के अधीन है। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि सच्चाई एक उचित कानूनी प्रक्रिया के जरिए जल्द ही सबके सामने आएगी। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए जुड़े रहें।